Good afternoon all and welcome to our revision lectures for plus 2. स्टार्ट करने जा रहे हैं रिवीजन लेक्चर्स में कौन सा चैप्टर? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहले बेसिक सी डेफिनेशन कंपनी की आपसे 1 नंबर में पूछी जा सकती है। कंपनी का क्या मतलब होता है? कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, मतलब वो कंपनी जो बनाई गई किसके अंडर? कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर या किसी प्रीवियस एक्ट के अंडर। 1 नंबर में मेरे को यही कुछ लिखना है। यस, ये सर ये आर्टिफिशियल ये वो ब्ला ब्ला, ये आपके करेक्टरिस्टिक्स हैं। इनमें से आपसे कोई करेक्टरिस्टिक शायद पूछ ले। शायद क्यों पूछ ले सर? अगर आप लोगों को याद हो प्लस 2 में ना, सभी बच्चे जो रिवाइज कर रहे हैं, पेपर कितने मार्क्स के आपका? 80 में से कितना? 20 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। तो सर जी 20 के एमसीक्यूज, बाकी 60 का आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट रहेगा। तो आपको इसके लिए डिटेल्स पर भी फोकस करना है। तो छोटी छोटी डिटेल्स डिस्कस करते चलेंगे। फीचर्स में आर्टिफिशियल पर्सन होती है कंपनी, हाँ या ना? और सर फिक्टिशियस पर्सन होती है, यस और नो? नो, फिक्टिशियस नहीं होती है। लिखकर फिक्टिशियस क्रॉस कर लीजिए जो बच्चे रिवाइज कर रहे हैं। कंपनी आर्टिफिशियल तो है, फिक्टिशियस नहीं है। फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है? फेक पर्सन। जैसे फर्म की बात करें, ए बी सी पार्टनर हैं, क्या ए बी सी अलग है और उनकी फर्म अलग है? लॉ की आइज में। किसकी आइज में? लॉ की आइज में नो सर। फर्म के अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जो प्रॉपर्टी किसकी है? जॉइंट है, पार्टनर्स की। तो फर्म को हम कौन सा पर्सन मानते हैं? इसी के साथ पार्टनरशिप का भी एक एमसीक्यू आपका क्लियर होता है। फर्म इज अ फिक्टिशियस पर्सन वेयर एज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी की लायबिलिटी क्या होगी? हमेशा लिमिटेड। ये भी गलत सर, कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होगी। कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी एमसीक्यू के लिए ध्यान रखेंगे क्या होएगी? लिमिटेड। लिमिटेड कैसे होती है? आइदर बाय शेयर्स और बाय गारंटी। शेयर या गारंटी में कैसे सर? शेयर के केस में मेंबर की लायबिलिटी क्या होगी? 1 नंबर का एमसीक्यू तुम्हारे मुंह पर फेंका जाएगा पेपर में बेटा। शेयर्स के केस में हमारी मैक्सिमम लायबिलिटी होती है अप टू अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स सब्सक्राइब्ड। जितने तुमने शेयर खरीदे हैं उन पर जितना पैसा बाकी है वो तुम्हारी मैक्सिमम लायबिलिटी रहेगी। ये कंपनी के लाइफ टाइम में भी होती है और ये कंपनी के लिक्विडेशन पे भी या एंड पे भी होगी। गारंटी में सर जी, गारंटी में हमारी मैक्सिमम लायबिलिटी रहेगी कहां तक? अप टू अमाउंट गारंटीड। इसमें कुछ लिखने जैसा नहीं है, जितनी आपने गारंटी ले रखी है। और खास बात इसमें क्या रहती है? गारंटी के अमाउंट कभी लाइफ टाइम में नहीं मांगी जाती। गारंटी के अमाउंट कब मांगी जाती है? लिक्विडेशन के समय। उसके बाद सर परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस एग्जिस्टेंस। मेंबर आते जाते रहेंगे, कंपनी चलती रहेगी। कॉमन सील, कंपनी की कॉमन सील जरूरी है, यस और नो? यस सर, ये भी गलत। तीसरा क्वेश्चन गलत। 17 नंबर बचे हैं बेटा 20 में से। मैं 20 के 20 खत्म करके जाऊंगा आज। कॉमन सील, कॉमन सील मतलब वो जैसे स्टैंप होती है, तो कंपनी की ऑफिशियल स्टैंप, कंपनी के सिग्नेचर होते हैं, बिकॉज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। मेरे साइन लो जी हो गए। कंपनी के साइन कैसे होंगे? तो उसकी एक स्टैंप बना रखी है हम लोगों ने, तो वो एक मेटल स्टैंप होती है। कौन सी स्टैंप? मेटल स्टैंप। नाउ अब जो कंपनी की कॉमन सील है वो होना जरूरी है कि नहीं है? नो सर, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ये मर्जी है कंपनी बनाने वाले लोगों की, कंपनी चलाने वाले लोगों की। वो चाहे तो कॉमन सील रखेंगे, चाहेंगे तो नहीं रखेंगे। सो मे और मे नॉट हैव अ कॉमन सील। सेपरेट लीगल एंटिटी, मेंबर्स वगैरह से लगे। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। 2 तरह की कंपनी कौन कौन सी? प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट में जो शेयर्स की ट्रांसफर है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, पब्लिक में फ्रीली ट्रांसफरेबल। रिस्ट्रिक्टेड और फ्रीली में फर्क समझना। मैंने अगर आगे शेयर ट्रांसफर करने हैं, मेरे पास प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं, तो मुझे कुछ कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा। तो रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या है? कंडीशंस। सर जो पब्लिक कंपनी है उसके शेयर्स मेरे पास है, मैं ट्रांसफर करना चाहता हूं, मेरे को कोई कंडीशंस का पालन नहीं करना है, मैं जैसे मर्जी उसको जिस मर्जी को बेच सकता हूं। देन मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। कंपनी कौन चलाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कौन अपॉइंट कर रहा है? शेयर होल्डर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कौन अपॉइंट कर रहा है? हमारे शेयर होल्डर। तो सर चलाता कौन है? मैनेज कौन करता है?
इसमें भी एमसीक्यू बना देगा, बनाने जैसा मेरे जैसा हुआ खूंखार, वो किसी भी चीज को उठा के एमसीक्यू बना देगा। कौन मैनेज कर रहा है कंपनी को? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उनको कौन इलेक्ट कर रहा है? शेयर होल्डर। रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप में तो क्या था, दो बच्चे +2 में फेल हुए, कह रहे वाओ पार्टनर्स, कंपनी ऐसे बन जाएगी? नो सर, कंपनी के लिए आपको कागज वगैरह रजिस्ट्रेशन वगैरह सबमिट करवाना पड़ेगा। किसके पास कागज सबमिट करवाओगे? आरओसी के पास। तो इसका एक लीगल प्रोसेस रहता है। डिस्टिंक्शन पार्टनरशिप और तुम्हारी ज्वाइंट कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। हाँ जी, पार्टनरशिप का एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज का एक्ट, बोलते रहिएगा इसको साथ साथ फटाफट। हाँ जी, कंपनीज का एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन जरूरी है कि नहीं? नो सर, नॉट कंपल्सरी। कंपनी की रजिस्ट्रेशन है सर, जब तक कंपनी रजिस्टर नहीं होगी बनेगी ही नहीं। पार्टनरशिप में मिनिमम मेंबर 2, मैक्सिमम 50। कंपनीज में डिपेंड करता है प्राइवेट है के पब्लिक है। प्राइवेट में मिनिमम 2, ओपीसी में मिनिमम 1, ओपीसी में मैक्सिमम भी 1, प्राइवेट में मैक्सिमम 200, पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम इंफिनिटी। तो ये सारी कहानी हो गई। वो कहानी चलेगी प्राइवेट की डिटेल के लिए, अभी तक डिफरेंस में इतनी फीलिंग नहीं लेनी है। वो पूछेगा कितने मेंबर होते हैं, 200, 200 की काउंटिंग कैसे होनी है उसमें जाने की हमें जरूरत नहीं है। देन लीगल एंटिटी, कौन लीगल एंटिटी है? पार्टनरशिप लीगल एंटिटी है, जल्दी बोलो, अभी बताया था। नो सर, पार्टनरशिप कौन सा पर्सन है? फिक्टिशियस पर्सन। एंजल प्रिया है ये, डू नॉट हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है लायबिलिटी। पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है? ज्वाइंट एंड सेवरल। ज्वाइंट एंड सेवरल समझते हैं? आइए, जो आपके गले में दर्द है, दवाई इसके लिए मैं लिख रहा हूं। 1 लाख 1 लाख 1 लाख, 3 लोग ए बी सी, इन्होंने पैसा लिया डी से 3 लाख रुपए का लोन। ज्वाइंट और सेवरल लायबिलिटी का क्या मतलब रहता है? 3 लाख का लोन लिया तो वो तीनों से 1-1 लाख रुपए रिकवर कर सकते हैं। या फिर इसको हम कौन सी लायबिलिटी बोलते हैं? ज्वाइंट। सेवरल, सेवरल मतलब सिंगल। आई होप सिंगल का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, इंडिविजुअल। ये सी से अकेले से कितने रिकवर कर लेगा? 3 लाख। सी का हिस्सा बनता कितना था सर जी? 1। तो सर सी आगे बी और ए से कितने रिकवर करेगा? 1 लाख और 1 लाख। इसके बाद सर जी क्या ये बी के साथ भी ऐसा कर सकता है? बी से 3 लाख रिकवर कर ले? हाँ, बी जाने ए और सी जाने कि उन्हें आपस में कैसे लड़ना है। बाहर की पार्टी इनसे पैसा ज्वाइंटली भी रिकवर कर सकती है और सेवरली भी रिकवर कर सकती है। तो पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या रहती है? ज्वाइंट एंड सेवरल। जबकि कंपनीज में लायबिलिटी 2 तरह की थी, अभी मैंने बताया, या तो शेयर्स के माध्यम से या गारंटी के माध्यम से। कंपनी की लायबिलिटी हमेशा क्या रहती है? अनलिमिटेड। कंपनी की लायबिलिटी, ओ माय गॉड, क्या रहती है? अनलिमिटेड। मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड। एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना। नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। पार्टनर अपनी मर्जी से अपना हिस्सा किसी को दे सकता है ना? सारे पार्टनर से पूछना पड़ेगा। कंपनी में आइए, कंपनी में अपनी मर्जी से शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। पब्लिक में आवाज बेटा यस और नो? यस। प्राइवेट में नो। प्राइवेट में आपको कंडीशंस का पालन करना पड़ेगा। उन कंडीशंस को क्या बोला जाता है? रिस्ट्रिक्शन। वर्ड्स पे ध्यान रखिएगा। रिस्ट्रिक्शन होता है कुछ कंडीशंस को पूरा करो और निकलो। प्रोहिबिशन होता है तुम कर ही नहीं सकते। तो प्रोहिबिशन नहीं है, क्या है? रिस्ट्रिक्शन है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स कर लिया, उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। भाई पार्टनर की डेथ होती है तो डेथ के केस में आप लोगों ने पढ़ा था, डेथ के केस में जनरली हमारी फर्म को हम क्या मान के चलते हैं? डिसॉल्व, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है। कंपनी के केस में मेंबर मरा, बड़ा ए गया, बड़े के बाद उसके छोटे, ठीक छोटा गया उससे छोटे, छोटा हुआ कोई भी है वो, क्लियर? तो किसी के पास आगे से आगे शेयर ट्रांसफर होते जाएंगे, बच्चों के पास, बीवी के पास, किसी की और की बीवी के पास, जो भी रिश्तेदारी में है। फीलिंग नहीं लेनी है। नाउ स्टेबिलिटी, पार्टनरशिप डेथ से अफेक्ट होती है, रिटायरमेंट से अफेक्ट होती है, इंसॉल्वेंसी से, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। ऑडिट, ऑडिट मैंने क्या था? चेकिंग। पार्टनरशिप एक्ट बेचारा वो नहीं फालतू बात कर रहा, कह रहा ऑडिट करवाना है, नहीं करवाना, कह रहा मेरे को कुछ नहीं पता, भोला भाला। नॉट कंपल्सरी। कंपनीज एक्ट में लिखा है अपनी अच्छी अच्छी किताबें भी बनाना और उनकी ऑडिटिंग भी करवाना। तो मस्ट, मस्त नहीं है, क्या है ये? मस्ट। ऑडिटिंग करवानी जरूरी है। किस एक्ट में? कंपनीज में। पार्टनरशिप में
ना सर जी, बिल्कुल भी नहीं। मैनेजमेंट कौन चला रहा? पार्टनर्स, वहां दोनों अलग अलग है। कौन चला रहा कंपनी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसको सिलेक्ट कौन कर रहा? बिजनेस। पार्टनर्स कौन सा बिजनेस कर सकते हैं? जो सारे आपस में माने। कंपनी कौन सा बिजनेस कर सकती है? जो उसके ऑब्जेक्ट में लिखा है। ऑब्जेक्ट के बाहर वो जा नहीं सकती। ऑब्जेक्ट के बाहर गई तो क्या बोलते हैं उसको? अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर मतलब रिवीजन सर, कहां से आ गई ये? अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा मतलब बियॉन्ड, वायर मतलब पावर। कंपनी अगर अपने ऑब्जेक्ट के बाहर जाके काम कर रही है, मतलब उसने वो काम जो किया है, उसको हम काम को क्या बोलेंगे? अल्ट्रा वायर्स। और ऐसा किया हुआ काम क्या होता है? वॉइड। सही नहीं है, किसी को भी कोई अधिकार नहीं मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर्स के प्रॉफिट कैसे बढ़ते हैं? पहला चैप्टर फंडामेंटल्स करते मर गए। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन नहीं मिलेगा, प्रॉफिट बराबर बटेंगे, लोन पर 6% मिलेगा। स्वाहा। जब यहां पर आते हैं तो आर्टिकल्स में कहानी रहती है और प्रॉफिट कंपनी के पास जो आया वो किसके डिसीजन के अकॉर्डिंग बटेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के। फिर आया हमारे पास वाइंडिंग अप। हाँ जी, कैसे वाइंड अप होएगी? कोर्ट भी ऑर्डर कर सकती है, इंसॉल्वेंसी एक्ट भी लगेगा, या फिर अगर ये सारे आपस में मान गए, इसके लिए कहां जाना पड़ेगा? कंपनीज एक्ट। अब आइए क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कर चुके हैं। किसकी लायबिलिटी लिमिटेड है? कंपनी की मेंबर्स की। मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है कहां तक? जितनी उन्होंने गारंटी दे रखी है। लिमिटेड बाय शेयर्स। किसकी लायबिलिटी लिमिटेड? मेंबर्स की। कहां तक? जितने उन्होंने शेयर खरीदे उस पर जितना पैसा अनपेड है। मैंने 10,000 शेयर खरीद लिए सर, 10 रुपए का एक शेयर है। व्हाट इज माई मैक्सिमम लायबिलिटी? 1 लाख रुपया। मैंने अभी तक 1 भी रुपया नहीं दिया, तो 10,000 इंटू 10, माई लायबिलिटी इज 1 लाख। सर मैं इसमें से ना 4 रुपए दे चुका हूं, कितने बचे? 6। तो 10,000 इंटू 6 कितने? 60,000 रुपए की मेरी मैक्सिमम लायबिलिटी है। इससे ज्यादा कंपनी का घाटा 2 करोड़ है, 20 करोड़ है, 2,000 है। मेरी मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी है? 60,000। अच्छा, कंपनी के घाटे के अकॉर्डिंग मेरे हिस्से में 10,000 है, तो मेरे को कितने देने हैं? 10,000। दिस इज द मैक्सिमम लायबिलिटी, नॉट द मिनिमम लायबिलिटी। फिर आइए अनलिमिटेड कंपनीज। इसमें मेंबर की लायबिलिटी भी क्या होएगी? अनलिमिटेड। चार्टर्ड कंपनीज। चार्टर का मतलब होता है रूल बुक। चार्टर माने रूल बुक। ये कौन सी कंपनीज है सर जी? चार्टर्ड कंपनीज में हमारे पास एग्जांपल आती है पुराने जमाने वाली। कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी। इनकी ना रूल बुक। राजा ने बोला कल पूरा शहर बंद रहेगा, तो कल पूरा शहर बंद रहेगा। राजा ने बोला ये कंपनी बनेगी, इसके ऐसे अधिकार रहेंगे, तो वैसा ही होगा। तो वो पुराने जमाने की कंपनियां जो राजाओं महाराजाओं के ऑर्डर से बनती थी, उनकी रूल बुक कौन बनाते थे? वही राजा महाराजा जो भी रहे। तो ये कौन सी कंपनी है हमारी? चार्टर्ड। स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूट मतलब लॉ, स्टैच्यू नहीं, स्टैट्यूट, TUTE। स्टैट्यूट माने लॉ। तो वो कंपनी जिनका लॉ ही अलग है। एग्जाम्पल के लिए आप में कोई भी और नॉर्मल इंसान कंपनी बनाता है, तो हम किस में बनाएंगे? कंपनीज एक्ट 2013 में। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पे स्टैट्यूटरी कंपनी, ये अपना अलग लॉ बनवाकर आई है। LIC, इसका अपना लॉ है सर जी। RB अपना लॉ है सर जी। तो ऐसी कोई भी संस्था जो अपना लॉ अलग बनाकर आई है और वो कंपनी की नेचर की है, उनको क्या बोलेंगे? स्टैट्यूटरी कंपनी, हैविंग देयर डिफरेंट लॉ। रजिस्टर्ड कंपनीज कहां रजिस्टर हुई? हमारे कंपनीज एक्ट में, हमारे प्यारे। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, OPC। OPC किस प्रकार की कंपनी है? पब्लिक में आती है, प्राइवेट में आती है? जब लॉ की बात करें इस पर कौन सी प्रोविजन अप्लाई होंगी? OPC इज अ काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी। फिर एक नंबर कट गया बेटा। OPC इज अ काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी नहीं है। इस पर कौन से रूल लगेंगे? थूरी तो आती है, थूरी थूरी होगी। होल्डिंग और सब्सिडरी, इन पर आगे चर्चा करते हैं। बाकी की कंपनीज जो बच्चे वॉच कर रहे हैं बेटा, अगर कुछ समझ आया है तो फटाफट से लाइक ठोक देना। अब आओ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी की मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होती है जितनी बताई जाएगी, और उसके आर्टिकल में कहानी लिखी रहती है कि अपने शेयर ट्रांसफर करने पर क्या है बेटा? अभी बताया था,
रिस्ट्रिक्शन। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर तुम्हारे कितने रहेंगे? 200। उसमें ना तो तुम्हारे एक्स आएंगे ना प्रेजेंट आएंगे, क्या? एम्प्लॉइज। बात को समझ पा रहे हैं? मेरी प्राइवेट कंपनी है, मेरी प्राइवेट कंपनी के 1000 एम्प्लॉइज हैं, मैंने सबको एक 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 शेयर दे दिया तो भाई मेरे तो 1000 मेंबर बन गए। उनको कहता जब तुम 200 मेंबर गिन रहे हो, वो एम्प्लॉइज को जो शेयर दिए गए हैं उनको गिनना नहीं है, ना तो प्रेजेंट को गिनना है जो आज काम कर रहे हैं। मान लो इनमें से कुछ एम्प्लॉई कंपनी छोड़ के चले गए, तो कल को उन एम्प्लॉइज को भी मैं अपनी 200 की काउंटिंग में गिनूंगा नहीं। नेक्स्ट, ज्वाइंट। 2 शरीर 3 शरीर, एक गिना जाएगा, मिस्टर एंड मिसिस रामलाल, ठीक, एंड पति पत्नी और वो 3 लोगों के नाम पे शेयर बटा, कितने गिने जाएंगे? सिंगल, एक। फिर उसके बाद पब्लिक टू सब्सक्राइब। ये क्या है? कटोरा मत लेकर खड़े होना पब्लिक में कि आइए और हमारी सिक्योरिटीज खरीद लीजिए। क्लियर है? यू विल नॉट इनवाइट द पब्लिक कि आइए और हमारी सिक्योरिटीज खरीद लीजिए। पब्लिक कंपनी जो प्राइवेट नहीं है, ठीक। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होगी और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 7 मेंबर होते हैं मिनिमम, हाँ या ना? मिनिमम डायरेक्टर कितने होते हैं प्राइवेट में? प्राइवेट मिनिमम डायरेक्टर 2 डायरेक्टर बेटा, डायरेक्टर कितने होंगे? मिनिमम 2। पब्लिक में मिनिमम कितने डायरेक्टर हैं? 3। मैक्सिमम कितने जाते हैं? 15, ठीक। इनके लिए भी बहुत सारी प्रोविजन है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे आपके लेवल पर। पब्लिक कंपनी के एंड में क्या लिखा होगा? वर्ड लिमिटेड। प्राइवेट कंपनी के एंड में कौन सा वर्ड होएगा? प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक कंपनी अपनी कैपिटल कहां से इशू करेगी? पब्लिक से सब्सक्राइब करके। कंपनी प्राइवेट और पब्लिक में भी, ये तीनों में से कोई भी हो सकती है, चाहे प्राइवेट कंपनी है चाहे पब्लिक। इट कैन बी अ गारंटी कंपनी, इट कैन बी अ शेयर कैपिटल कंपनी, इट कैन बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ, और इट कैन बी अनलिमिटेड कंपनी। ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। डेफिनेशन बड़ी प्यारी है, बच्चों को बड़ी जल्दी याद हो जाती है। 1 पर्सन कंपनी इज अ कंपनी हैविंग ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। वाओ। नाउ इसमें खास बात जो रहती है एमसीक्यू के लिए, कौन बना सकता है 1 पर्सन कंपनी? नेचुरल पर्सन, ठीक है। मतलब सर जी एक कंपनी सी एबीसी लिमिटेड, वो कहती मुझे ना अपनी एक ओपीसी बनानी है, क्या वो कंपनी बना सकती है? नो, बिकॉज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो आप जैसा कोई पर्सन, मेरे जैसा कोई नेचुरल पर्सन, जीता जागता, वो बंदा क्या कर सकता है? कंपनी बना सकता है। दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए? वो इंडियन सिटीजन, यहीं कहीं रुलता हो इंडिया में, जन्म उसका कहां हुआ है? इंडिया में। फिर रेजिडेंट इन इंडिया, गलत है ये, रेजिडेंट इन इंडिया और नॉट आना चाहिए। सर आपने तो ठीक नहीं किया, आपकी बुक्स ठीक नहीं कर रही हैं तो मैं भी नहीं कर रहा हूं। अदरवाइज करंटली जो वर्ड है वो क्या है? रेजिडेंट इन इंडिया और नॉट। तो रेजिडेंट पे मैं क्रॉस कर रहा हूं, उसको देखने की भी जरूरत नहीं है। 2 चीजें चाहिए, कौन कौन सी? नेचुरल पर्सन हो, इंडियन सिटीजन हो। यानी जॉन चाचा आए यूएस से, वो बोले वाओ तुम तो ओपीसी चला रहे हो, आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेक एन ओपीसी। क्या जॉन चाचा जो यूएस में रहते हैं वहां के सिटीजन है, नेचुरल पर्सन तो हैं, चाचा बोल रहे हैं, तो यहां पे आके क्या ओपीसी बना सकते हैं? नो। क्या क्या होना चाहिए? इंडियन सिटीजन एंड नेचुरल पर्सन। उसके बाद एक बंदा कितनी बना सकता है ओपीसी? एक। नॉमिनी कितने में हो सकता है? एक। मतलब ओपीसी में ये मिस्टर ए प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी में मेंबर है, ठीक है जी। ये बी प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी में मेंबर बन सकते हैं? बोलो बेटा। नो सर। नॉमिनी बन सकते हैं? यस सर। तो मतलब आप मैक्सिमम एक कंपनी में क्या बन सकते हो? मेंबर। एक कंपनी में क्या बन सकते हो? नॉमिनी। नॉमिनी का मतलब क्या होता है? मिस्टर ए ने आज किसी कंपनी में मतलब आज एक ओपीसी बनाई, मेंबर मतलब ये इसके मालिक हैं, तो एक ही कंपनी में मालिक बन सकते हैं। कल को भगवान ना करे मिस्टर ए की डेथ हो गई, तो इनके मरने के बाद कोई ना कोई बंदा तो कंपनी को चलाएगा, तो ये एक बंदे का नाम लिखते हैं, उस बंदे को क्या बोलते हैं हम? नॉमिनी। जो उनके डेथ होने पर या इनके पागल वगैरह होने पर
क्या बन जाएगा कंपनी का मेंबर। क्लियर टू ऑल। तो कितनी कंपनी में मेंबर हो सकते हैं, सिर्फ एक ही कंपनी चला सकते हैं एक टाइम पे। दूसरा बंदा कौन है, नॉमिनी, वो भी एक ही कंपनी में बन सकते हैं। ठीक है जी, आवाज बेटा, यस, हाँ मैं जानता था ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब सर जी ये यहाँ पे मेंबर है, ठीक है, ये यहाँ पे नॉमिनी भी है, ये तो आपने दोनों ठीक किए थे ना। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक किए थे। अब सर जी यहाँ पे मेंबर, यहाँ पे नॉमिनी, कल को बी प्राइवेट लिमिटेड में ना मिस्टर बी मेंबर थे, निकला गड्डी लेके मोड़ा है, गड्डी समेत मिस्टर बी को छोड़ा है। अब मिस्टर बी फ्लाई कर गए, इसकी पोजीशन, ये पहले नॉमिनी था, अब इसकी पोजीशन नॉमिनी की जगह क्या बन चुकी है, मेंबर। मेंबर 1, मेंबर 2, ये दो जगह पे मेंबर, लॉ की बातों में आके फंस गया, दो जगह हीरो बना था। अब इसको 180 डेज मिलते हैं कि बेटा अपनी जिंदगी में एक डिसीजन लो, एक जगह पर मेंबर रहो, दूसरी जगह पर मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी। सर ए में ही रहेगा, वो उसकी मर्जी है बेटा। सर हमें कैसे पता लगा, वो आप ए से पूछेंगे। आइए नाउ सर जी ओपीसी में एक बंदा एक ही ओपीसी बनाएगा और एक ही जगह पे नॉमिनी बन सकता है। मतलब करंटली इसको ना बार बार दिमाग में इंटरप्रेट करेगा तुम्हारा, तुम प्रैक्टिकली दो पोजीशन होल्ड कर सकते हो, एक मेंबर की और एक नॉमिनी की। दूसरी चीज, नॉमिनी की क्या क्वालिफिकेशन है, जैसे आपने बोला ओपीसी कौन बना सकता है, एक तो नेचुरल पर्सन, एक इंडियन सिटीजन। नॉमिनी की क्या क्वालिफिकेशन है, सब सेम है, मतलब नॉमिनी भी क्या होना चाहिए, नेचुरल पर्सन। और देखो नॉमिनी को भी बड़े होके क्या बनना है, याद रखना बड़ा आसान है, मेंबर ही तो बनना है, तो उस पर भी कौन सी क्वालिफिकेशन लगेंगी, मेंबर की। आइए ओपीसी चैरिटी के लिए नहीं बनाई जा सकती, इसको छोड़ दीजिएगा। चलिए होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी। सब्सिडरी कंपनी कौन सी होती है, ध्यान से सुनिएगा। सब्सिडरी माने जूनियर, जिसको कंट्रोल किया जा रहा है। होल्डिंग मतलब पापा, जो कंट्रोल कर रहे हैं। तो जूनियर कंपनी कौन सी होगी, जिसको कंट्रोल किया जा रहा है। अब कंट्रोल दो तरीके से चल रहा है। अगर कंपनी के पास पावर है किस चीज की, टू कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सुनने में बड़ा अच्छा, तुम भूल जाओगे कंट्रोल करने का क्या मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करने का मतलब है अगर एक कंपनी के पास पावर है कि वो दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या तो अपॉइंट कर सकती है या रिमूव कर सकती है। तो कंपोजिशन को कंट्रोल करने का मतलब है पावर टू अपॉइंट और रिमूव मेजॉरिटी और ऑल ऑफ डायरेक्टर्स। इसको हम बोलते हैं कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो अगर एक कंपनी के पास, अब ध्यान से सुनना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी कि वो किसी कंपनी के डायरेक्टर वगैरह को कंट्रोल कर सकती है, तो सर उसको हम वैलिड नहीं मानेंगे। एक कंपनी के पास पावर है दूसरी कंपनी को कंट्रोल करने की। पहला कंट्रोल कैसे एस्टेब्लिश हो रहा है, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दूसरा आपके पास क्या है, वोटिंग पावर। वोटिंग पावर कैसे आती है सर, शेयर्स के माध्यम से। आपके पास कितनी वोटिंग पावर है, जनरली 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। तो सर हम शेयर कैपिटल नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते मेरे लाल, उसका कारण है मैं बताता हूँ। कई बार ना एक फैंसी शेयर्स आते हैं, कौन से, DVR है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। कौन से वाले मेरे लाल, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। डिफरेंशियल वोटिंग राइट में क्या होता है, 1 शेयर। साउथ की फिल्में देखी हैं, पुरानी वाली, अभी तो बहुत अच्छी आ रही हैं, पुराने वाली, उसमें क्या होता था, एक हीरो आता था, एक मुक्का मारता था, वो 10 बंदे हवा में हैं, वो बेचारे 10 एक 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 करके मार रहे हैं। यू गेटिंग इट। अब 1 शेयर इज इक्वल टू 10 वोट्स। एक शेयर पर कितनी वोट है, 10। ठीक, एक दबा कुचला विलन, 10 शेयर्स इज इक्वल टू 1 वोट। तो मतलब इनका वोट 1 शेयर वाला नहीं होता है। ठीक, तो वोटिंग में ऊपर नीचे का काम होता रहता है, तो हम इसको इक्वलाइज करने के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, शेयर्स पर नहीं जाते हैं, क्या वर्ड यूज करेंगे, वोटिंग पावर। शेयर कैपिटल वर्ड नहीं है। आपके पास आपकी कंपनी ने, रिलायंस ने, कंपनी थी एक गुल्लू लिमिटेड, गुल्लू पॉपकॉर्न लिमिटेड, गोल गोल पॉपकॉर्न बना रहे। तो भाई साहब रिलायंस वालों को प्रोडक्ट पसंद आया, इन्होंने इस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। शेयर्स खरीद लिए माने क्या खरीद ली,
मान लो वोटिंग पावर, कितनी वोटिंग पावर इनके पास है, प्लस 50%। इसको हम लिखने में क्या लिखते हैं, ये देखिएगा 1/2। अगर आपके पास 1/2 से ज्यादा वोटिंग पावर है, आइदर अकेले या अपनी सब्सिडरी कंपनीज वगैरह के साथ मिलके, आपकी डिटेल में टेस्टिंग नहीं की जाएगी। कैसे 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 सर, रिलायंस ने अकेले ने 40% इन्वेस्ट कर दिया, रिलायंस की एक और सब्सिडरी थी ABC, 20% उसने इन्वेस्ट कर दिया, 40 और 20 कितना हो गया, 60। मुझे कितना चाहिए था, मोर देन 1/2 ऑफ द वोटिंग पावर चाहिए थी। क्लियर। तो अगर ऐसा होता है तो ये क्या मानी जाएगी, रिलायंस की सब्सिडरी। नेक्स्ट आइए सर जी, एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट होता है दोस्त, दोस्ती कैसे बन रही है, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में कितनी परसेंट वोटिंग पावर, एटलीस्ट मिनिमम 20% वोटिंग पावर होल्ड करती है। ठीक, क्या होल्ड करती है, 20% वोटिंग पावर होल्ड करती है, मिनिमम 20 है। सर बढ़ गई तो 30 हो जाएगी, 40 हो जाएगी, 50 हो जाएगी, ठीक है, हाँ या ना। सर 60 होगी तो ना 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 ना, 50 से जैसे ही ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी, सब्सिडरी। तो एसोसिएट 20 से 50 तक रहेगी, अदरवाइज वो क्या बन जाएगी, सब्सिडरी। क्लियर। तो अच्छा, जैसे कंट्रोल करने के दो तरीके थे, क्या क्या कंट्रोल करते थे आप, या तो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और यू होल्ड मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग पावर। तो इसी तरह एसोसिएट में जो वर्ड यूज होता है दैट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब आपका प्रभाव है किसी दूसरी कंपनी के ऊपर। प्रभाव कैसे है, आप उस कंपनी में 20% की वोटिंग कर सकते हैं, तो वो 20% वोटिंग के अलावा एक और तरह से प्रभाव आता है, अगर आपकी कंपनी और दूसरी कंपनी क्या है, ज्वाइंट वेंचर कंपनी। कौन सी है, जैसे PNB और मेटलाइफ, ये इंश्योरेंस का काम करती है, PNB बैंकिंग का काम करती है। इन दोनों ने मिलकर इंडिया में कौन सा काम शुरू कर लिया, इंश्योरेंस का। अब ये दोनों कौन सी कंपनी कहलाएंगी, ज्वाइंट वेंचर कंपनीज। कल को मेटलाइफ को इस बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई काम करना है, क्या PNB की सलाह लेगी, यस। PNB को काम करना है, मेटलाइफ की सलाह लेंगे, यस। दोनों कंपनीज का एक दूसरे पर अच्छा प्रभाव है, इसको क्या बोलेंगे हम, ज्वाइंट वेंचर कंपनीज। प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, स्टेजेस। कंपनी बनाते हुए सबसे पहले हम दिमाग में एक्सरसाइजिंग करते हैं कि क्या क्या करना है, कौन सी कंपनी बनानी है, किस प्रकार की, इनकॉर्पोरेशन कैसे होगी, फिर सब्सक्रिप्शन होती है, कैपिटल, फिर बिजनेस शुरू करते हैं। ये नन्हे मुन्ने स्टेजेस हैं। इसके अलावा जो इसमें MCQ में इंपॉर्टेंट बनता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है सर जी, जब भी कोई कंपनी बनती है और कंपनी बनने के बाद जब उसको पैसा रेज करना है पब्लिक से, कौन सी कंपनी पैसा रेज कर सकती है पब्लिक से, प्राइवेट के पब्लिक, पब्लिक। पब्लिक कंपनी अगर पब्लिक से पैसा रेज करना चाहती है, इट इश्यूज अ प्रॉस्पेक्टस। क्या इशू कर रही है, प्रॉस्पेक्टस। जब ये प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी ना सर जी, तो मान लो लोगों ने, इसने बोला मैं 100 करोड़ के शेयर इशू कर रही हूं, लोगों ने बोला हाँ हम भी खरीदेंगे। अगर तो लोगों ने 100 करोड़ के शेयर्स के लिए हाँ कर दी, तो इसका मतलब लोगों ने 100% सब्सक्राइब कर दिया। सर लोगों ने अगर 70 करोड़ के लिए हाँ की, इसका मतलब लोगों ने 70% के लिए हाँ किया। अब लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है सर जी, अब अगर मिनिमम 90% लोग हाँ नहीं करते, तो हम आपको लोगों से जो पैसा लिया यूज करने नहीं देंगे, आपको लोगों का पैसा क्या करना पड़ेगा, वापस। इसी को बोला गया है कि मिनिमम लोग सब्सक्राइब करेंगे तो ही आप लोगों को पैसे के बदले में क्या दे सकते हो, शेयर्स। अदरवाइज आप शेयर्स दे सकते हो कि नहीं, नो सर। तो मेरे लाल, ये जो 90% वाला फंडा है, ये किसने बताया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। दिस इज द कॉमन मिस्टेक पीपल यूज टू मेक। जब कंपनीज एक्ट की बात करते हैं, कंपनीज एक्ट कहता है व्हाट विल बी द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कहता है एज मे बी स्टेटेड इन प्रॉस्पेक्टस। अरे वाह, लेकिन जब तुम सेबी के पास जाओगे, सेबी क्यों,
जो पब्लिक कंपनीज लिस्टेड होती हैं वो किसकी बातें सुनती हैं? सेबी की। वो बोलता है मेरे लाल 90% ऑफ इशू, जितना तुमने इशू निकाला 100 करोड़ का निकाला तो उसका 90% लोगों के द्वारा क्या होना चाहिए? सब्सक्राइब। अच्छा जी, इसके बाद सर ये लीगल रिक्वायरमेंट है, बच्चे लिख लेंगे तो बेटर रहेगा। इसके बाद आता है एप्लीकेशन मनी कितनी होनी चाहिए? वो कहता है 5%। कंपनी से क्या कहता है? 5%। पहले देख लीजिएगा, मैं लिखने का समय दूंगा। सर सेबी कितनी कहता है? सेबी कहता है कितनी? 25%। सही है, लेकिन मेन फर्क पता है कहां पे आता है? ये बोलता है 5% ऑफ फेस वैल्यू, ये बोलता है 25% ऑफ इशू प्राइस। यहां मेन फर्क आता है, इसको नोट कर लीजिए। दीज आर अवर लीगल रिक्वायरमेंट, इट कैन बी आस्क्ड इन MCQ। जल्दी फिर आगे चलेंगे। आई होप नोट कर लिया है। ये एप्लीकेशन मनी का क्या सीन है सर? एप्लीकेशन मनी का सीन क्या है? अगर किश्तों में पैसा मंगवा रहे हैं, एप्लीकेशन मनी का फंडा तब आएगा। अगर पैसा कब मंगवा रहे हैं? किश्तों में। अगर सारा पैसा एक ही बार में आ रहा है फिर तो 100% आ ही गया। अगर किश्तों में पैसा मंगवा रहे हैं तो कितना होना चाहिए? पहली किश्त कंपनी से कहता कितनी? 5% ऑफ फेस वैल्यू। सेबी ने क्या बोला? 25% ऑफ इशू प्राइस। मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज पर कंपनीज एक्ट कितनी है? एज में बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। इसका क्या मतलब आता है प्रोस्पेक्टस का? मान लो मैंने प्रोस्पेक्टस में लिख दिया मैं तो 95% सब्सक्रिप्शन आएगी तो लोगों को शेयर इशू करूंगा, तो इसका मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी बन जाएगी? 95। सभी ने बोला मिनिमम कितनी रखना? 90, तो हम 100 रख सकते हैं। यस, ये नन्ही नन्ही लाइनें। और खास बात, ये हमेशा किसमें होनी चाहिए? चेक या अदर इंस्ट्रूमेंट। कैश नहीं आता है कभी भी। कैसे होनी चाहिए? चेक और अदर इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है? इंस्ट्रूमेंट मतलब सर बाजा गाजे के साथ? नो बेटा, चेक के अलावा अदर इंस्ट्रूमेंट आप लिख सकते हैं, ड्राफ्ट वगैरह। तो चेक आ जाए, आपने शेयर खरीदे तो आप कंपनी को या तो चेक दोगे या ड्राफ्ट वगैरह दोगे। लेकिन अच्छा, बैंकिंग चैनल भी यूज कर सकते हैं ऑनलाइन वाले, लेकिन आप क्या नहीं देंगे? कैश। बढ़िया। तो 90% है। ये रूल किसके लिए है? लिस्टेड कंपनीज जो सेबी को फॉलो करती हैं। 90% एंड सो ऑन। मिनिमम एप्लीकेशन मनी शैल बी, अदरवाइज कितने दिन में रिफंड करना है? मार्क कर लीजिए, एल्स रिफंड मनी। जहां आपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिखा है यहीं पर लिख लीजिए एल्स रिफंड मनी कितने दिन में? विद इन 15 डेज। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ये क्या होते हैं? सर आज मैंने कंपनी बनानी है, मैंने कंपनी बनाने के लिए MOA बनाया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया, ठीक है। मैंने कंपनी बनाने के लिए सर जी उसकी लीगल फीस भरी, सर मैंने वो भी बना ली, उसकी कॉमन सील। सर ऐसा करते करते मैंने ना उस पर कितना खर्चा कर दिया, लेकिन कंपनी अभी बनी नहीं है। तो सर जी कंपनी बनाने से पहले यहाँ पे मैं एक्सपेंसेस करता जा रहा था, इस स्टेज पर आकर मेरी कंपनी बन गई। कंपनी जब बनती है तो क्या मिलता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इस दिन कंपनी का जन्म होता है। तुम जनवरी से लगे हुए थे, फरवरी में आके कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला। तो जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमें मिला तब मेरी कंपनी का जन्म हुआ, लेकिन तुम जन्म से पहले ही खर्चे कर चुके हो। इन खर्चों को क्या बोला जाता है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। अच्छा, इसको खर्चा किया तो खर्चा एक्चुअल में किसने किया होता है आपको पता है? प्रमोटर्स यहां पे खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी का तो जन्म ही नहीं हुआ था। मैं कंपनी का प्रमोटर हूं, मैंने कोई एजुकेशनल कंपनी बनाई सर, उसके बाद जब मैंने कंपनी बना ली यहां पर आकर कंपनी मेरे को इन खर्चों का क्या करती है मेरे लाल? रिफंड। अब कंपनी ने पेमेंट कर दी, पेमेंट करने के लिए क्या एंट्री बनेगी मेरे लाल? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, अदरवाइज इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। सर जब ये खर्चे हो गए, नॉर्मली सभी खर्चों की क्लोजिंग एंट्री किसमें बनती है? SPL में। अब क्या SPL में क्लोज करेंगे? नहीं, वो कहता है पहले कौन सा पैसा यूज करना?
सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये लॉजिक है ये नन्हे से टॉपिक का। आइए, तो कहता सर जी ये जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, रजिस्ट्रेशन का खर्चा, लीगल फीस, ये कहाँ से राइट ऑफ करने हैं? पहला प्रेफरेंस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, पहली प्रेफरेंस। दूसरा, अगर भाई है ही नहीं सिक्योरिटी प्रीमियम पैसा तो मजबूरी में कहाँ भेजना पड़ेगा? SPL। इसके बाद सर प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? आई होप आप लोगों को पता है, यस और नो? यस सर। प्रोस्पेक्टस मतलब जो भी मैंने बताया था, डॉक्यूमेंट इशू किए गए। जैसे आप कॉलेज जाते हैं एडमिशन लेने के लिए प्रोस्पेक्टस वगैरह देखते हैं, इसी तरह शेयर्स के केस में भी क्या इशू होते हैं? प्रोस्पेक्टस। लोग कंपनी का प्रोस्पेक्टस देखते हैं, कंपनी का व्यू पॉइंट लोगों को समझ में आता है तो लोग शेयर खरीदते हैं, वरना नहीं। इट इज लाइक एडवर्टीजमेंट, इट इज लाइक एडवर्टीजमेंट। इसके लिए एक वर्ड होगा, इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर और एडवर्टीजमेंट। ये रहा एडवर्टीजमेंट वगैरह, आप लोगों के लिए बाकी ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ शेयर। कौन कौन से? प्रेफरेंस और इक्विटी, दो ही प्रकार के शेयर होते हैं। प्रेफरेंस मतलब सर किसी को प्रेफरेंस मिल रही है, इक्विटी जिसको कोई प्रेफरेंस नहीं मिल रही है। अब प्रेफरेंस वालों को क्या प्रेफरेंस होती है? एक तो इनको डिविडेंड पहले मिलता है, दूसरा कैपिटल पहले मिलती है। अब ध्यान से सुनना, इसको अगर तुम्हें मेंटली इंप्लीमेंट करना चाहोगे, प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो हमेशा किस कैटेगरी के होते हैं? रिडीमेबल हैं रिडीमेबल। आज प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, कल को लोगों से शेयर वापस लेके उनको पैसा देना पड़ेगा। इक्विटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इक्विटी शेयर्स आर ऑलवेज रिडीमेबल, प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑलवेज रिडीमेबल। लेकिन ये बात जो मैं कर रहा हूं ये पता कब की है? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। कल को कंपनी बंद होती है तो किसका पैसा वापस करना है? प्रेफरेंस का भी वापस करना है और इक्विटी का भी वापस करना है। अगर दोनों पैसे देने हैं, प्रेफरेंस का भी और इक्विटी का भी, तो पहले किसका पे किया जाएगा? प्रेफरेंस का। तो सर जी रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, तो वर्ड लिखता है क्या? ऑन वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। लाइफ टाइम वर्ड नहीं है। लाइफ टाइम में वर्ड क्यों नहीं है सर? बिकॉज इन कंपनीज लाइफ टाइम इक्विटी शेयर कैपिटल कैन नेवर बी रिडीम्ड। ठीक, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अब जो डिविडेंड की पेमेंट होती है या तो वो फिक्स्ड रेट पे होती है या फिक्स्ड अमाउंट। ये क्या होता है? हर शेयर पे हम 7 रुपए का डिविडेंड देंगे या फिर हर शेयर पे हम 7% का डिविडेंड देंगे। ये जो परसेंटेजेस या रेट होते हैं, रेट हमेशा किसके लिए होता है? विद रिस्पेक्ट टू फेस वैल्यू। विद रिस्पेक्ट टू फेस वैल्यू। छोटी छोटी बातें हैं, गहन सी। इस चैप्टर की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज लीगल थ्योरी है, टेक्निकल है। मोस्टली बच्चे इसको मिस करके चलते हैं, बस हमें शेयर्स पता है तो हम आगे चलते हैं। फिर वो CBSE वाले बोलेंगे अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। नाउ किस पर कैलकुलेशन होगी डिविडेंड वगैरह की? फेस वैल्यू। चाहे शेयर्स किस पर इशू हुए? डिस्काउंट पर, चाहे प्रीमियम पर। एम आई राइट और रॉन्ग? गलत बेटा, शेयर कभी डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकते। इतनी स्पीड की आदत ही नहीं है सर हमें। तो चाहे शेयर किस पर इशू हुए हैं? पार, चाहे डिस्काउंट, चाहे प्रीमियम। डिस्काउंट नहीं आएगा सर, फिर से। नाउ सब्जेक्ट टू और फ्री ऑफ इनकम टैक्स, इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है, ज्यादा फील नहीं। सब्जेक्ट टू और फ्री ऑफ इनकम टैक्स का मतलब है प्रेफरेंस शेयर पर जब डिविडेंड दिया गया, तुम्हारे डिविडेंड पर कंपनी ने ही टैक्स पे कर दिया, या फिर जब तुम्हारे हाथ में आया तुमने टैक्स पे किया। अगर कंपनी ही टैक्स पे कर रही है सो दैट डिविडेंड इज फ्री ऑफ टैक्स फॉर यू, यस और नो? यस। अगर डिविडेंड तुम्हारे हाथ में आ रहा है और तुम उस पर टैक्स पे कर रहे हो, दैट डिविडेंड इज सब्जेक्ट टू टैक्स फॉर यू। इसके बाद क्यूमुलेटिव, ये घर के वही चालाक बच्चे हैं जो अपने शगुन भूलते नहीं है। क्यूमुलेट, इकट्ठा होता जा रहा है। तुमने अपनी बहन से पानी का ग्लास मांगा, वो बोल रही है अच्छा इन 2008 मैंने भी तुमसे इसी प्रकार से पानी का गिलास मांगा था, तुमने मुझे दिया नहीं था। इट इज द सेम डे। अब तू बेड पे लेटा है, तेरे को उठना पड़ेगा। गॉट इट? तो क्यूमुलेटिव जो भूलता नहीं है। सर क्या नहीं भूलता? इसकी कौन सा लड़ाई चल रही है बेटा किसी से? बड़ी सिंपल सी बात है।
शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो इनको चाहे डिविडेंड दे चाहे ना दे, घंटा फर्क नहीं पड़ता। कंपनी अपनी अर्निंग्स में से चाहे तो बांट देगी, नहीं तो नहीं बांटेगी। तो होता क्या है, जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको अगर 1 साल डिविडेंड ना दिया, सर इनका डिविडेंड क्या होता है, फिक्स्ड होता है या वेरिएबल होता है, फिक्स्ड। तो इनको अगर 1 साल डिविडेंड ना दिया, फिर अगले साल वो भाई सब जो क्यूमुलेटिव वाले हैं वो याद रखते हैं, कह रहे सर जी आपने पिछले साल भी डिविडेंड नहीं दिया था तो इस साल भी दो, तो हमें डिविडेंड देना पड़ेगा। तो ये कौन से होंगे, क्यूमुलेटिव। जब इनको डिविडेंड मिलेगा तो ये अपने एरियर्स भी रिकवर करेंगे। एरियर मतलब ड्यूज, आउटस्टैंडिंग। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव भोले भाले बच्चे, पोलू काका व्हाट यू गोना डू, कह रहे इस साल डिविडेंड नहीं मिला, अगले साल इसके पास गए, कह रहे ले डिविडेंड, कह रहे दे दो। 2 साल नहीं दिया, तीसरे साल गए, कह रहे लो तीसरे साल का 1 साल का दे दो। वो नहीं भूल रहा, खुंद की चालाक बच्चा, चालू बॉय, समझ पाए। तो सर ये अपने एरियर रिकवर करेंगे, इनको एरियर नहीं मिलेंगे। मम्मी ने डांट लगाई, चल भाग, बस खत्म इसकी जिंदगी। पार्टिसिपेटिंग समझते हो, जैसे घर में सफाई चल रही है, घर वाले बोले तू भी पार्टिसिपेट कर ले, समझ पा रहे हैं हाँ या ना। बच्चे झाड़ू लेके लगा हुआ, नहीं तो वो झाड़ू उसके लग जाता है। पार्टिसिपेट करना, किसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सरप्लस क्या होता है, नॉर्मल काम करने के बाद। कैसे सर, 2 चीजों में, सरप्लस प्रॉफिट्स में और एसेट्स में। कंपनी चल रही है, कंपनी ने, ये बच्चे ना बात भूल जाते हैं, बस सरप्लस को अपना ऐसे दिमाग में रखते हैं, हाँ फालतू प्रॉफिट मिलेगा, फालतू प्रॉफिट किसके बाद मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर को बोला तेरे को 7% डिविडेंड देंगे, कह रहा ठीक है जी, वो दे दिया। किसको दिया ये, प्रेफरेंस शेयर्स को। फिर किसको दिया, इक्विटी शेयर को डिविडेंड दे दिया, चाहे 7% दिया चाहे 700% दिया, क्योंकि इनका डिविडेंड फिक्स्ड नहीं है, वेरिएबल है। तो सर इनको डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट्स बचे, इन प्रॉफिट्स को मैं क्या बोलूंगा, सरप्लस प्रॉफिट। इसमें से फिर प्रेफरेंस शेयर वाले बोले भाई साहब इतना पैसा पड़ा, मेरा भी कुछ सोचो, दे दो मेरे को ना कुछ। तो इसको अगर ऐसा हिस्सा मिलना है तो वो कौन सा शेयर है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स विच विल पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट। इसी तरह जब कंपनी बंद हो रही है, पहले किसको पेमेंट कर देगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, फिर किसको कर देगी, इक्विटी शेयर। अभी भी बहुत माल बाकी है तो प्रेफरेंस वाले आगे थोड़ा सा हमें भी दे दो, अगर उनको सरप्लस एसेट्स में हिस्सा मिल रहा है। तो सरप्लस एसेट्स कब आएंगे, आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड आफ्टर पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इनको सर कुछ पोर्शन मिल सकता है, वो क्या होगा, वो उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहेगा। नेक्स्ट आइए नॉन पार्टिसिपेटिंग, इनको कुछ भी मिलेगा नहीं। फिर आते हैं रिडीमेबल। प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं, रिडीमेबल मतलब जिनका पैसा वापस मिलेगा। अब ना फीलिंग पे मत जाना, इरिडीमेबल ये क्या मजाक है, वो सिर्फ मतलब पूछ रहा है। इरिडीमेबल मतलब ड्यूरिंग द लाइफ, एक खास बात थी, जब तक कंपनी की जान चल रही है। ऐसे तो इक्विटी शेयर भी हमेशा क्या होते हैं, इरिडीमेबल, लेकिन समय आने पर अगर कंपनी बंद हो रही है तो सर इक्विटी को भी पैसा वापस करते हैं, तो प्रेफरेंस को भी वापस करना पड़ेगा। तो इरिडीमेबल शेयर कौन से हुए, जो इरिडीमेबल है, मतलब जिनका पैसा वापस नहीं मिलेगा। कब, कंपनी के लाइफ टाइम के दौरान। लॉ ने ना मना कर रखा है, कह रहा है मीनिंग बता दिया, इसके बाद चुप हो जाओ, मैं मुंह तोड़ूंगा किस चीज का, डू नॉट परमिट। कंपनीज एक्ट कहता है बात तो कर ली लेकिन गलती से भी इसको इशू नहीं करना, ये ना खास बात है। तुम्हारे सिलेबस में 2 चैप्टर है, एक तो शेयर कैपिटल, दूसरा डिबेंचर्स। यू नो यू कैन नॉट इमेजिन इरिडीमेबल डिबेंचर इशू किए जा सकते हैं, होएगा, ऑब्जेक्टिव है ना तुम्हारा, तुम इतना याद रखो। इरिडीमेबल इशू किए जा सकते हैं, क्या, डिबेंचर्स। लीगल इंटरप्रिटेशन इसी प्रकार की निकलती है, उसको छोड़ दो, हम डिटेल में नहीं जाते। लेकिन इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कभी इशू नहीं किए जा सकते, गॉट इट, हाँ या ना। अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, हम पैसा वापस कर देंगे, कंपनी बैठे आराम से, हाँ जी हम ना 100 साल बाद आपका पैसा वापस कर देंगे। कह रहा अबे वापस आ, कितने समय में वापस करना है, 20 साल, दैट इज द मैक्सिमम टेन्योर, 20 साल में मैक्सिमम पैसा वापस करना पड़ेगा। अच्छा, अब कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में खेलती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट समझते हो, सड़क बनाने का काम, फ्लाईओवर बनाने का काम, हाँ या ना, सीमेंट फैक्ट्रीज एंड सो ऑन।
तो भाई साहब अगर ऐसी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है उसके लिए एक्सेप्शन दी गई, आप 20 की जगह कितने साल ले लो, 30 साल। उसका कारण ना दिमाग में याद रखना बड़ा सिंपल है, इनके प्रोजेक्ट बड़े लेंथी होते हैं। सड़क ऐसा तो है नहीं तुम रात को निकले थे मिट्टी वाली रोड से, सुबह तुम आई, ये सड़क कैसे पड़ गई, वाओ मैजिक, नो बेटा, शाकाला का बूम बूम वाली पेंसिल तो खत्म है ना अभी। तो सर जी इनके प्रोजेक्ट्स में समय लगता है 2 साल 4 साल 6 साल, तो भाई साहब इनको समय एक्स्ट्रा दे दिया गया, 20 की जगह कितना समय रखा गया, 30 साल। अब आइए कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टिबल समझते हो, हाँ या ना, जो अपना रूप बदल लेंगे इंसान की तरह। द कन्वर्टिबल प्रेफरेंस से बड़ा कौन, इक्विटी, तो इसको बड़े होकर क्या कन्वर्ट कर देंगे, इक्विटी। नॉन कन्वर्टिबल ये ढीठ है, इसको कोई तरक्की नहीं करनी है, ये कन्वर्ट नहीं होना चाहता। गॉट इट। अब ना जो आपने ऊपर डिविडेंड वाला पॉइंट पढ़ा है, इसमें एक खास बात आती है, प्रेफरेंस शेयर्स, अब एक छोटी सी चीज वोटिंग राइट्स की आती है। इक्विटी शेयर को वोटिंग राइट होते हैं, यस, ऑन एवरी डिसीजन ऑफ कंपनी, ऑन एवरी डिसीजन ऑफ कंपनी में कोई भी डिसीजन लेना है, एवरी डिसीजन नहीं, एवरी मैटर आएगा, सॉरी, कंपनी के किसी भी मैटर पर कौन वोटिंग कर सकता है, इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर ना, जनरली नो, लेकिन ये किस में कर सकते हैं, रिलेटेड टू देयर मैटर्स ओनली, रिलेटेड टू देयर मैटर्स ओनली। अच्छा, इसके बाद क्या होता है भाई साहब, प्रेफरेंस शेयर वालों को, कंपनी की मीटिंग चल रही थी, इक्विटी वालों को बुलाया, आओ भाई साहब वोटिंग करो। प्रेफरेंस वाले खड़े, कह रहे हम, कह रहे ना तेरे को नहीं करवा सकते, कह रहे ठीक है। डिविडेंड भी नहीं दिया, प्रेफरेंस वालों को 1 साल डिविडेंड नहीं दिया, 2 साल डिविडेंड नहीं दिया। वो कह रहे यार ना तो तुम हमें डिविडेंड देते हो, ठीक, ना हमें वोटिंग राइट्स देते हो, एक बार बेइज्जती होगी, 2 बार, इससे ज्यादा नहीं। अब की बार नहीं, मोदी सरकार नहीं बेटा, अब की बार 2 साल हो चुके हैं, तो आफ्टर 2 इयर्स अगर इनको डिविडेंड नहीं दिया तो इनके पास क्या आ जाएंगे, वोटिंग राइट्स। क्लियर, लिख लेना बेटा ये भी, शाबाश, जल्दी से। कौन से वाले वोटिंग राइट्स, यही एवरी मैटर, इसके बाद आइए नोट कर लिया है, चलिए आफ्टर दिस सर इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स वो हैं जिनको कब पैसा मिलेगा, प्रेफरेंस के बाद। अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो इनको कुछ भी नहीं मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट है तो इनको हायर रेट मिल जाता है। प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट जब फुल हो जाएगी उसके बाद इनको पैसा मिलेगा। इनके पास सारे वोटिंग राइट्स हैं और कंपनी के अफेयर्स को क्या करते हैं, कंट्रोल। दोनों में फर्क, डिविडेंड पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस को, बाद में किसको, इक्विटी। रेट किसका फिक्स्ड है, प्रेफरेंस का फिक्स है, इनका वेरिएबल है। फिर रिफंड ऑफ कैपिटल, प्रेफरेंस को कंपनी की लाइफ टाइम के दौरान रिफंड कर दिया जाएगा और वाइंडिंग अप का भी समय इनको इक्विटी से पहले रिफंड किया जाएगा। प्रेफरेंस शेयर हमेशा क्या होते हैं, रिडीमेबल, ये जनरली क्या होते हैं, इररिडीमेबल। लेकिन अगर कंपनी बंद हो रही है तो इक्विटी को भी पैसा वापस मिलेगा। वोटिंग राइट, इनको अब ना इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है, जनरली इनको हर मैटर पे वोट करने का अधिकार नहीं है। अब अगर आप पढ़ते हैं ना डिफरेंस, प्रेफरेंस शेयर डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब वोटिंग राइट है एट देयर क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग समझते हैं, जब इनसे जुड़ा हुआ कोई निर्णय लिया जा रहा है, प्रेफरेंस वालों की मीटिंग बुलाई गई है तो ये वोट कर सकते हैं, अदरवाइज वोट नहीं कर सकते। इक्विटी को जनरली एंजॉय वोटिंग राइट्स ऑन ऑल मैटर्स, सभी मुद्दों पे वोट कर सकते हैं। एरियर ऑफ डिविडेंड ये क्यूमुलेटिव होंगे तो मिल जाएगा, इक्विटी में ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। कन्वर्टिबल, प्रेफरेंस बड़ा होके क्या बनेगा, इक्विटी, तो ये कन्वर्टिबल हो सकता है। इक्विटी बड़ा होके क्या कन्वर्ट होएगा, छोड़ दो। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होता है भाई फेस वैल्यू से ऊपर पैसा वापस मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का है, वापसी में आपको 105, 110, 120 मिलेंगे। तो प्रेफरेंस में तो ऐसा हो सकता है बिकॉज दे आर रिडीमेबल, इक्विटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैनेजमेंट के कोई राइट्स नहीं है, इधर राइट्स हैं। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, अच्छा ये खास बात है, क्या कंपनी सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स के साथ बनाई जा सकती है?
ना ये नहीं याद था, ना ये पता था, ना हमने कभी ध्यान दिया। इक्विटी के साथ बनाई जा सकती है, अकेले प्रेफरेंस के साथ बनाई नहीं जा सकती। मैं अकेले की बात कर रहा हूं, इक्विटी और प्रेफरेंस मिलाकर बनाई जा सकती है। यस, इक्विटी तो आ ही गई, अगर इक्विटी नहीं है तो कंपनी भी नहीं है। शेयर कैपिटल वाली अकेली गारंटी कंपनी हो सकती है, बातों में मत फंसना। यस, शेयर और गारंटी वाली हो सकती है। यस, अकेली प्रेफरेंस शेयर वाली कंपनी हो सकती है। नो, अकेली इक्विटी शेयर वाली हो सकती है। यस, राइट शेयर और बोनस शेयर। राइट शेयर क्या होता है? सुनिएगा, राइट शेयर, अब मान लीजिए मैं कोई असाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, बच्चे कुछ मान लीजिए हमारे इंस्टीट्यूट के नहीं है, तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करने लगा, तो मैंने कहा लो बेटा ये आपके लिए स्पेशल असाइनमेंट, लो बेटा आपके लिए स्पेशल, लो बेटा आपके लिए। जो इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं वो करने लगे, सर जी हम कब से पढ़ रहे हैं, हमें तो आप दे नहीं रहे असाइनमेंट, बाहर के बच्चों को दे रहे हो। तो मिरलाल, उनका अधिकार है कि वो पहले असाइनमेंट मांगे। मैं कोई मटेरियल दे रहा हूं, कोई समरी दे रहा हूं, उनका अधिकार है, इसको बोलते हैं राइट। इसी तरह राइट शेयर, तुम लोग मेरे शेयर होल्डर हो, मैंने शेयर इशू किए नए वाले, मैं मार्केट में जा रहा था, मुझे रोक लिया एग्जिस्टिंग वालों ने, कह रहे वैसा भी एक मिनट, पहले शेयर्स का किससे पूछोगे? एग्जिस्टिंग वालों से। इसको क्या बोलते हैं? राइट शेयर। दैट इज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स विल हैव अ राइट टू सब्सक्राइब फॉर द सिक्योरिटीज बिफोर आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स से पहले उनको अधिकार मिलेगा। अब राइट शेयर के बाद आता है हमारे पास बोनस। बोनस मतलब फ्री में शेयर बांटे गए। तो कहते हैं जो ये राइट शेयर का अधिकार होता है वो किसके पास होता है? इक्विटी के पास तो है, प्रेफरेंस के पास ना तो बोनस का अधिकार है ना ही राइट शेयर का अधिकार है। मोस्टली बच्चे आज तक इसके बारे में, डिविडेंड के बारे में ही बातें करते रहे हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल आ जाएगा और बाकी के टॉपिक आ जाएंगे, रिजर्व कैपिटल वगैरह। इस पर चर्चा और आगे के न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल, होप यू एंजॉयड इट, हैव अ गुड डे।